नमस्कार साथियों। कल के क्लास में मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एनसीईआरटी वर्ग 10 के पहले अध्याय की विवेचना की थी। आज इस विवेचना को आगे बढ़ा रहे हैं और कल हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की थी उसे संक्षिप्त में कि फ्रेडरिक सॉर्यू नामक एक चित्रकार कुछ चित्र बनाते हैं, प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न दर्श को प्रस्तुत करते हैं। इससे पूरे यूरोप में एक नए विचार का आगमन होता है। बुद्धिजीवी वर्ग जागते हैं और वो निरंकुश शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में इन चित्रों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके बाद हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के संबंध में भी चर्चा की थी। आज का जो हमारा बिंदु है वो है कि आज हम अपने इस क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रखते हैं। पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 1797 का समय है, नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। 1814-15 का समय है, नेपोलियन का पतन होता है, वियना की संधि होती है। 1821 की बात करें तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। तो साथियों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। 1859 से 1870 के बीच इटली का एकीकरण होता है और 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण होता है और अंत में 1905 हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो ये टाइमलाइन था जिसे आपके बीच हमने रखा। अब हम आज के इस टॉपिक को आपके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनमें शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश प्रजातंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। इनमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसे फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो साथियों, यहाँ हम देखते हैं कि जो आज हम यूरोप का मानचित्र देखते हैं, प्रारंभ में ऐसा मानचित्र नहीं था। यूरोप खंड खंडों में बटा था, विभिन्न जाति समूह के लोग रहते थे और शासन भी वहाँ पर निरंकुश थी। लोगों के बीच समान संस्कृति का, समान भाषा का, इन चीज़ों का अभाव था। लेकिन इस सबके विपरीत उन सब एक सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी और इस तरह से एक यूरोपीय राज्य के रूप में संगठित था। अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे।
उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जगीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो साथियों, यहाँ इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ यहाँ आपने देखा कि भौगोलिक रूप से यूरोप बटे हुए हैं, जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी यूरोप में अलग अलग जातियां समूह रहती थी। इसमें एक कुलीन वर्ग था जो बहुत प्रभुत्वशाली था। ज़्यादातर जमीन के मालिक वही थे। शहरों में उनके हवेलिये थे, इसी तरह गाँव में भी उनके बड़े बड़े जमीन थे। और जो काश्तकार वर्ग थे, खेती करने वाले वर्ग थे, यूरोप के पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते थे, जबकि पूर्वी हिस्से और मध्य हिस्से पर अगर देखा जाए तो उन कुलीन वर्ग का कब्जा था, जिस पर उनकी खेती भूदास करते थे, अर्थात दूसरे लोग उनकी जमीन पर खेती करते थे। उनका मालिक कुलीन वर्ग था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में अगर व्यापार की वाणिज्यों का भी उदय हुआ, और इस व्यापार और वाणिज्यों के उदय से इंग्लैंड में एक नया वर्ग बना, यानी यूरोपीय महादेश में कहा जाए तो औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। फ्रांस, जर्मनी में भी औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, और इस तरह से वहाँ पर एक नए वर्ग, सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आए, और जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए वर्ग उद्योगपति थे, व्यापारी थे। इन वर्गों से एक नया वर्ग बना जिन्हें मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग कहा गया। और ये मध्य वर्ग शिक्षित भी थे, और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत हुई, और राष्ट्रीय एकता के लिए वे लोग प्रयत्न करने लगे। उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई, और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिविहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 के हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अलग अलग पैमाना था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो।
1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जो लंबे चौड़े पैराग्राफ में जो मुख्य बातें बताई गई है कि उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अब एक नई भावना जल रही थी, उदारवाद की भावना, जिसमें आज़ादी, उदारवाद जो लाइबर, लातिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ आज़ाद है। अब लोगों के बीच राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जो जोर देता था जो सहमति से बनी हो, व्यक्तिगत संपत्ति के भी पक्ष में था, क्योंकि जो 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। मताधिकार के पक्ष में भी था, क्योंकि इससे पहले जो आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी जो मताधिकार दिया गया वो सभी को नहीं दिया गया था, केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही दिया गया था। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को बिल्कुल ही राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। मतदान के अधिकार से उन्हें अभी भी वंचित रखा गया। बीच में जैकोबिन शासन के समय कुछ समय के लिए सब हुआ, लेकिन फिर से नेपोलियन के आने से फिर से राजतंत्र व्यवस्था के तहत इन सबको भी, महिलाओं को भी राजनीतिक और मताधिकार से और संपत्ति विहीन पुरुषों को भी इन सबसे वंचित कर दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में भी कहें तो बहुत समस्याएं थी। अनगिनत छोटे छोटे राज्य थे, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी मुद्राएं थी, अपना अपना माप का पैमाना था। एक व्यक्ति को यहाँ दिया है कि हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में 13 जगह सीमा शुल्क देना, 11 जगह सीमा शुल्क देना पड़ता था, और प्रत्येक जगह सीमा शुल्क का जो पैमाना था वो अलग अलग था। मापने का जो पैमाना था वो भी अलग अलग था। इन सभी चीज़ों से काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। अब जो नए वाणिज्यिक वर्ग थे, जो आर्थिक विनिमय करते थे, वो चाहते थे कि ये सब समाप्त हो और ये एक व्यवस्था लागू हो, ऐसी व्यवस्था लागू हो जहाँ पर यह आवागमन से बाधा रहित हो। तो 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेलाइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए, और इससे राष्ट्रीयकरण में जो कहा जाए एकीकरण में काफ़ी सहायता हुआ, काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ ये कदम। जॉलवेलाइन जो 1834 में एक कर के शुल्क संघ बनाया गया, वो काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। तो इस तरह से साथियों, आज हमने इन सभी बिंदुओं को देखा। अब जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है उसकी चर्चा कर लेते हैं, और इनमें जो आ रहा है ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे, वही चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। उस समय जो अर्थशास्त्री थी वो भी अब राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे, और वो अपने हिसाब से सोचने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास करेगा। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिख लिस्ट ने 1834 में लिखा, जॉलवेलाइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वो राष्ट्र के आर्थिक हालात जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसने प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन में लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने में एकमात्र जरिया है। यानी फ्रेडरिक लिस्ट ने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, कहा कि बाहरी के साथ साथ आंतरिक रूप से भी लोगों को एक होकर के, मजबूत होकर के, मिलजुल करके काम करना चाहिए, राष्ट्रीय भावना के साथ काम करना चाहिए। इससे जो आर्थिक हित है, जो आर्थिक स्थिति है राज्य की, वो मजबूत होगी। अब इस सिलसिले में जो आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से ग्रसित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय
शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौते तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य इन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बों को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। तो साथियों, एक नए उदारवाद जो आप देख सकते हैं कि इसमें एक नया शब्द था रूढ़िवाद। रूढ़िवाद 18 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। अब वो जो नेपोलियन का जो पतन हो गया, वो एक अपने हिसाब से चल रहे थे। नेपोलियन के पतन के बाद फिर से राजतांत्रिक विचार जो था, राजतंत्र भावनाओं को मजबूत होने में मदद मिल रही थी। और इससे पूरे यूरोप में कहा जाए कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूरोप शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो सब नए नए प्रयोग कर रहे थे। और इसमें एक रूढ़िवादी विचार आई। और इनका जो रूढ़िवाद जो शब्द है, पहले उसको समझते हैं। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी रूढ़िवादी विचारधारा के तहत कहा गया कि नहीं, एकाएक बदलाव नहीं, जो स्लो हो, जो परंपरा से चली आ रही है वैसे ही चलती रहे और एकाएक बदलाव न हो, यानी धीमे क्रमिक विकास की बात करता है रूढ़िवादी विचारधारा और पूरे पुराने परंपरा को बनाए रखना चाहता है। ऐसे ही नेपोलियन के पतन के बाद एक ऐसे ही विचारधारा यूरोप में स्थापित हुआ और इस विचारधारा को कायम रखने के लिए उन लोगों ने बहुत प्रयास किया। जो प्रेस था, जो उन लोगों का जो कलाकार थे उस समय, चित्रकार थे जो नई नई बातें लिखते थे, उन सब पर सेंसरशिप लगा दिया गया, यानी उन सबको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आप यहाँ इस तस्वीर को देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसकी विवेचना नीचे दिया गया है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग है। इसके जो बोर्ड पर देख रहे हैं उस पर कुछ बातें लिखी गई है। इस बोर्ड पर जो लिखी गई बातें हैं, इसमें 2 बोर्ड हैं, इनमें जो लिखी गई बातें हैं उसे आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। यानी बुद्धिजीवी वर्ग इस तरह परेशान है कि अब सोच रहे हैं कि हमें कब तक, वो भी लिखा हुआ है, बोल नहीं रहे हैं कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ की पट्टी में भी कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो कोई भी इसमें आएगा उसे कि ना बोल सके, उसे किसी परिस्थिति बस बोलना न पड़ जाए, इसलिए उसको मोहरें बांटे जाए ताकि वो लोग मुंह बंद रखें। तो इस तरह की आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जर्मन भाषा में, उनके भाषा में, कि हमें कब तक बोलने और सोचने दिया जाएगा। और इस तरफ दाएं तरफ कुछ रूल्स बनाए हैं कि आप नहीं बोलिए, खामोश रहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का काम है खामोश रहना। इस प्रकार की जो व्यंग्य चित्र है ये दोस्त, ये व्यंग्य चित्र बनाया गया है जिसके माध्यम से उस तत्कालीन समाज का और उस व्यवस्था का चित्रण किया गया है। तो साथियों, आज से क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास के अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।